फर्दर मूव करते हैं सिंगल एंट्री के टॉपिक के अंदर और अब देखते हैं एग्जामिनर हमें किस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है और हमसे क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है। अच्छा सवाल को देखो पहले, बोलता है बी owns a small shop, he pays all the sales takings into business bank account। बोलता है कि उसकी एक छोटी सी दुकान है और उस दुकान के अंदर वो क्या करता है कि उसकी जितनी भी सेल्स टेकिंग होती है यानी कि जितना भी पैसा वो कलेक्ट करता है सेल्स करके वो तमाम की तमाम कहाँ पे जमा करवा देता है, बैंक अकाउंट में जाके जमा कर देता है। दैट्स इट, इतनी बात उसने करी। आगे वो बोलता है द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2008। अब ये आपको बैंक की स्टेटमेंट शो कर रहा है यानी कि ये बेसिकली बैंक की समरी शो कर रहा है। स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा मैं इसको समरी ही बोलूंगा। ये एक बैंक की समरी है यानी कि आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन बता रहा है। और आसान कर लूं तो यार आपकी कैश बुक शो कर रहा है सिर्फ बैंक वाला। ठीक है। अच्छा अब हमें ये बात पता है कि हमारा जो बैंक होता है उसका जो टी अकाउंट बनता है उसकी दो साइड होती है। ठीक हो गया। एक साइड को हम लोग डेबिट साइड यानी कि रिसीट साइड कहते हैं। वो साइड हमें ये बताती है कि हमारे पास कितना कितना पैसा आया और कहां कहां से पैसा आया। और जो उसकी क्रेडिट साइड होती है जिसको हम पेमेंट साइड कहते हैं और ये साइड हमें बताती है कि कितना कितना पैसा हमने पे किया और किस किस को पे किया। तो इसको हम दूसरे लफ्जों में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम आसान लफ्जों में बैंक अकाउंट भी होता है। क्लियर। अच्छा अब आगे सुने जरा, आगे क्या बोलता है। आगे वो आपसे बोलता है सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल 80/200। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अकाउंट रिसीवेबल को दूसरे लफ्जों में ट्रेड रिसीवेबल्स कहा जाता है और ये ट्रेड रिसीवेबल से तुम्हें 80/200 रिसीव हुआ है यानी कि ट्रेड रिसीवेबल आया, कस्टमर आया, उसने तुम्हें 80/200 दिए और टोटल वो तुम्हारे बैंक में फिर बोलता है कैश। कैश सेल्स आपने कितनी करी है 22,600 की यानी कि जो आपने कैश पे सामान बेचा वो 22,600 का कैश के ऊपर सामान पे किया। खैर आगे वो आपको बोलता है कि ये तो ब्रॉट डाउन बैलेंस है, कैरी डाउन बैलेंस है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता है बैलेंस बीडी 2900। अब अगर आप नोटिस करें तो बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन 2900 क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा बैंक अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट हुआ हुआ है यानी तुमने बैंक से पैसा जितना तुम्हारा था उससे भी ज्यादा विड्रॉ किया हुआ है यानी तुम्हारा बैंक नेगेटिव 2900 रुपए हुआ हुआ है यानी कि तुमने उल्टा बैंक को 2900 रुपए देने हैं। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो याद रखिएगा हम ऑलरेडी ये बहुत दफा कर चुके हैं, ये करंट लायबिलिटी होती है। बात समझ आती है ये क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है। आगे सुनिएगा। आगे वो बोलता है बैंक की क्रेडिट साइड के ऊपर रेंट एंड रिपेयर्स 8100। इसका मतलब तुमने रेंट एंड रिपेयर 8100 पे कर दिया, दे दिया पैसा, ऐसा ही है। आगे वो बोलता है हीटिंग एंड लाइटिंग 5800, हीटिंग एंड लाइटिंग का 5800 आपने पे कर दिया, दे दिया। वेजेस एंड सैलरीज आपने पे कर दिया 22,800 का। जनरल एक्सपेंसेस है आपके पास 7900 के। अकाउंट्स पेबल का दूसरा नाम ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का दूसरा नाम क्रेडिट कस्टमर, वो सॉरी क्रेडिट सप्लायर यानी कि वो होते हैं जिनसे आपने उधार में सामान कभी खरीदा हुआ होता है, आज आपने उनको पेमेंट कर दिया। देखो बैंक अकाउंट में पैसे लिखे हुए ना तो या तो आ गए होंगे या चले गए। गए हैं तो ट्रेड पेबल को पेमेंट करी है और आए थे तो ट्रेड रिसीव हुए थे पैसे, बस इतनी सी बात। आगे बोलता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ऑफ 3500। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि तुमने फिक्सचर्स एंड फर्नीचर खरीदे हैं। क्या किया है? परचेज किया है। क्यों? तुम्हारे बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक क्रेडिट, फर्नीचर क्या हो रहा होगा? डेबिट। तो बैंक से पैसा किस वजह से जा रहा है? क्योंकि तुमने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। बच्चा अक्सर क्या करता है? बच्चा ये बोलता है फर्नीचर क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है इसका मतलब बिक गया। अजीब सी बात सोचता है भाई, ये बैंक अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट नहीं है। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब पैसा जा रहा है। तो जब पैसा जा रहा है तो फर्नीचर क्या हो रहा होगा? आ रहा होगा। तो सिंपल ये अकाउंट ही बना हुआ है, बैंक क्रेडिट और फर्नीचर डेबिट हुआ हुआ है इससे। फिर उसके बाद होता है ड्राइंग, और ड्राइंग कितने की है? 11,400 की। इसका मतलब इसने 11,400 की कैश ड्राइंग्स करी। सर कैश क्यों बोला? क्योंकि बैंक से जो पैसा निकालेगा वो कैश ही निकलेगा। हालांकि ड्राइंग जो है वो 3 तरीके की होती थी, कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स की या इन्वेंटरी के फॉर्म में भी हो सकती है और नॉन करेंट एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। अब याद रखिएगा गुड्स की और नॉन करेंट एसेट की ड्राइंग बैंक अकाउंट में कभी रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो अलग से एडजस्टमेंट में देगा। बैंक से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो बैंक में देगा। तो ड्राइंग अगर बैंक में लिखी है इसका मतलब इसका क्या हुआ होगा? ड्राइंग्स डेबिट, बैंक क्रेडिट।
बात समझ आती है? अब उसके बाद तो मैं आखिरी में यहाँ पे इसने क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, जो कि क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रहा है, CD 2000 का। इसका मतलब इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना बनेगा, क्रेडिट साइड पे बैलेंस PD कितना बनेगा, 2000 का। इसका मतलब तुम्हारे साल के आखिर में भी तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी कि साल के आखिर में भी तुम्हारी करंट लायबिलिटी है। डन हो गई ये बात? क्या बेटा 2900 ओपनिंग CD PD, हाँ ठीक है, बात समझ आई? तो 2000 का तुम्हारा क्या है, क्लोजिंग बैंक अकाउंट का बैलेंस है। सिंपल इसको इस तरीके से रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एग्जामिनर सवाल में क्या होता है। अब वो आगे बात करना स्टार्ट करता है, हमसे बोलता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। कुछ और इंफॉर्मेशन भी है जो आपके पास अवेलेबल है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर 1, he had written off 600 of his account receivable as bad during the year ended 31st of March 2006। तो क्या बोल रहा है आपसे कि आपका एक बेड डेट हो गया है। क्या हो गया है आपका? बेड डेट। कितने का बेड डेट हो गया? 600 रुपए का। अच्छा, आपको ये बात पता है कि बेड डेट एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। बेड डेट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गई, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया, ये सारी नॉन कैश चीजें, प्रोविजन हो गए, नॉन कैश चीजें ये तमाम की तमाम। तो ये बातें कभी भी वो बैंक अकाउंट में कर ही नहीं सकता। तो जितनी भी नॉन कैश रिलेटेड बातें होंगी वो ज्यादातर वो कहां पे बात करेगा? एडजस्टमेंट में आके करेगा। तो एक बेड डेट हो जाना भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो देयरफॉर उसने बता दिया भाई 600 रुपए का बेड डेट हुआ है। सही है भाई, बात समझ आई? यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाए इन शॉर्ट। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे वो बोलता है नंबर 2, discount received from supplier for the year ended 31st March 2006 वर 8। यार बोलता है कि 850 का डिस्काउंट रिसीव हुआ था। अब डिस्काउंट रिसीव हो, डिस्काउंट अलाउड हो, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, लेकिन दोनों ही नॉन कैश है, इनका कैश से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका एक डिस्काउंट रिसीव हुआ है। याद रखिएगा, डिस्काउंट रिसीव का ताल्लुक अगर हम बनाना चाहें तो PLCA से बनता है। आगे आ जाइए जरा, तो बोलता है वी हैड टेकन गुड्स। अब देखो, दोबारा से ड्राइंग्स की बात करना शुरू करी, लेकिन एडजस्टमेंट में करी, बैंक अकाउंट में नहीं करी। क्यों? क्योंकि क्या विड्रॉ करा है उसने? गुड्स को विड्रॉ करा है। गुड्स विड्रॉ बैंक अकाउंट से नहीं हो सकती। हाँ जी। आगे बोलता है एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो इसकी ड्राइंग्स दो हो चुकी हैं। एक कैश ड्राइंग हुई थी ऊपर, जो कि कितने की हुई थी? 11,200 की। और उसके बाद आपके पास एक सॉरी कितना था, 250 रुपए का एक और आपका ड्राइंग हुआ, जो कि गुड्स का हुआ। तो इनकी टोटल ड्राइंग अगर अब तक हम देखें तो 250 प्लस 1100, 11,000। क्लियर? सही है? अच्छा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस टाइप की एडजस्टमेंट बैंक में क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन कैश एडजस्टमेंट। तो नॉन कैश होगी तो बैंक अकाउंट में नहीं होगी, वरना हर बार बैंक नहीं होनी चाहिए थी। सवाल के शुरू में बोल दिया था जितनी भी टेकिंग होती थी वो बैंक में रिकॉर्ड करता था, मतलब जो भी बातें होंगी वो फिर बैंक में रिकॉर्ड करता होगा। अब आगे देखो, बोलता है इन एडिशन to the item listed above, B assets and liabilities are as follows। अब उन्होंने उसके बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज। अब याद रखिएगा, एक आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है 1 अप्रैल 2005 की, और एक इंफॉर्मेशन दी हुई है 31 मार्च 2006। इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन ओपनिंग है और एक इंफॉर्मेशन क्लोजिंग है। ओपनिंग इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्लोजिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। कब, कहां, कैसे, अभी आगे जाके बात। अच्छा, अगर अब आप नोटिस करें तो यहाँ पे इसने देना क्या शुरू किया हमें? सबसे पहले हमें बोला कि भाई अकाउंट रिसीवेबल्स हैं आपके कितने के? 16,600 के। और क्लोजिंग कितने हैं अकाउंट रिसीवेबल? 18,600 के। यानी कि जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, इसका मतलब यह है कि साल के शुरू में, जब ये साल शुरू हुआ था, ये बी था, तो इस साल के शुरू में इसने अपने ट्रेड रिसीवेबल से 16,500 लेने थे, और साल के आखिर में अभी भी इसने 18,200 अपने कस्टमर से लेने हैं। साल के शुरू में कितने लेने थे? 16,500। फिर वो सामान बेचा, फिर कुछ पैसे आए, फिर दोबारा सामान बेचा, फिर कुछ पैसे आए, कुछ डिस्काउंट हुआ, कुछ क्रेडिट हुआ, और उसके बाद आखिर में उसको पता लगा कि इस साल के आखिर में इसने अपने कस्टमर से कितनी कलेक्शन मजीद करनी है? वो 18,200 की कलेक्शन अभी रिसीव करनी है। ये रिसीवेबल है, ये मुझे रिसीव करना है, ये मेरा एक करंट एसेट भी। तो ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, बेसिक हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ के आए हैं। उसके बाद फिर आपको बोलता है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री जो आपको दी हुई है वो दोनों दी हुई है, ओपनिंग में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग में क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर उसके बाद बोलता है रेंट एंड रिपेयर्स। तो आपको रेंट एंड रिपेयर दिया हुआ है 550 का और 700। फिर उसके बाद बोलता है अक्रूड वेजेस है। चलो रेंट एंड रिपेयर्स प्रीपेड लिखा, पहले इसके बारे में बात करते हैं अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है। रेंट एंड रिपेयर्स प्रीपेड का मतलब सबसे पहले ये बात क्लियर कर ले, रेंट एंड रिपेयर है क्या? इनकम है या एक्सपेंस है?
एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस तो है और हमें ऐसे भी नजर आ रहा है कि अगर हम बैंक अकाउंट में देखें तो हमने रेंट एंड रिपेयर बैंक से पे करा है क्योंकि ये हमारी पेमेंट साइड के ऊपर रिकॉर्डेड है, तो इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंस था, मतलब ये हमारा एक्सपेंस था ना। तो होता है कि जो तुम्हारा एक्सपेंस था ना, साल के शुरू में कुछ तुमने एडवांस में कुछ प्रीपेड रेंट पे किया हुआ था 550 का, और साल के आखिर में भी तुमने कुछ प्रीपेड पे किया हुआ है जो कि है 700 रुपए का, यानी कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है, तो ज्यादा पैसे दिए हुए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रीपेड एक्सपेंस है तो ये जो 850 की वैल्यू या ये 600 की वैल्यू, ये मेरा एसेट है या मेरी लायबिलिटी है? क्योंकि ऊपर उसने बोला था इन एडिशन टू द आइटम लिस्टेड अबव दीज एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो इसका मतलब ये दोनों, ये सारी चीजें जो नीचे गिवन है, या तो ये एसेट्स है या ये लायबिलिटीज है, इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि प्रीपेड रेंट एक एसेट है या एक लायबिलिटी है? एसेट है क्योंकि हम कहाँ रिकॉर्ड करते आए हैं आज तक इसको, बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में, किस हेडिंग के अंदर रिकॉर्ड करते थे, अदर रिसीवेबल्स के अंदर, या अदर रिसीवेबल्स होते हैं, आज समझ आइए, तो ये मेरा एसेट हो गया। अच्छा, आगे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंस, अच्छा खुद ही बोल दिया एक्सपेंस, तो मान लिया एक्सपेंस और बैलेंस शीट को बैंक अकाउंट में एक्सपेंस, लेकिन सॉरी यार, मैं अक्रूड वेजेस भूल गया, पहले अक्रूड वेजेस के बारे में बताऊं। अच्छा, अक्रूड वेजेस, वेजेस अगेन, वेजेस एक एक्सपेंस होता है मानते हैं, अक्रूड एक्सपेंस है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा ये वेजेस का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब ये वो अमाउंट है जो अभी तक ड्यू है, जो तुम्हें पे करना है, अभी किया हुआ नहीं है। तो कोई एक्सपेंस जो तुमने अभी पे करना है वो तुम्हारी लायबिलिटी बन जाती है, वो तुम्हारा उधार बन जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या है, ये तुम्हारा अक्रूड वेजेस 600 रुपए का ओपनिंग लायबिलिटी है, और सॉरी यार, ये मैं अगर ऊपर नीचे देख रहा हूँ, और 850 का क्लोजिंग लायबिलिटी है। देख रहा हूँ, मुझे शायद लाइन नहीं है, अगर मैं सही लिखा है ना, 1 2 3 4 सही, बिल्कुल ठीक है, बात समझे, तो ऊपर वाले में शायद देखा। अच्छा, उसके बाद फिर अगली चीज लेता है भाई, बड़ी आसान सी बोलता है जनरल एक्सपेंसेस ओइंग, एक्सपेंस खुद बोल दिया मुंह से तो मान लिया खर्चा है, ओइंग। अब ओइंग बोले, अक्रूड बोले, आउटस्टैंडिंग बोले, ड्यू बोलते, लिख दे उधार, कुछ भी लिख सकता है, उधार नहीं लिखेगा क्योंकि अंग्रेज है, नहीं तो वो ड्यू बोल देगा, आउटस्टैंडिंग बोल देगा, अक्रूड बोल देगा, रिमेनिंग बोल देगा, कुछ ऐसा बोल देगा। सही है, तो इसका मतलब तुम्हारे कुछ जनरल एक्सपेंसेस थे जो ओइंग थे, तुम्हारे ऊपर अभी ओ थे वो, यानी कि तुम्हारे ऊपर वो उधार था। कितना उधार था? ओपनिंग में 500 का उधार था और क्लोजिंग में 700 का उधार था। अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्रूड वेजेस और अक्रूड एक्सपेंसेस जो है, जनरल एक्सपेंसेस, ये लायबिलिटीज है या एसेट्स? लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि ये पैसा देना है, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग है, देना है, तो ये क्या है, तुम्हारी लायबिलिटीज है। अगर हम यहाँ पे बात करना स्टार्ट करें, अकाउंट रिसीवेबल क्या था? एसेट था। इन्वेंट्री क्या थी? एसेट्स होती है। रेंट प्रीपेड क्या था? एसेट था। अक्रूड वेजेस क्या है? लायबिलिटीज है। जनरल एक्सपेंसेस क्या है? लायबिलिटीज है। समझे बात को? सारी चीजें, क्योंकि ऊपर उसने बोल दिया these are the following assets and liabilities ना, तो भाई उनमें से ही कोई होगा, उनके अलावा नहीं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आगे जाके बड़े काम आएगी। अच्छा ठीक, आगे देखो, आगे वो बोलता है अकाउंट्स पेबल, यानी कि ट्रेड पेबल्स, यानी कि ट्रेड पेबल मतलब तुमने अपने सप्लायर को कितना पैसा पे करना था। हाँ, तो मुझे साल के शुरू में कितना पैसा पे करना था? 15,800, और साल के आखिर में कितना पैसा पे करना है? 11,300, यानी कि जब साल शुरू हुआ 15,800 पे करने थे, फिर कुछ पैसे पे करे, फिर मजीद कुछ सामान खरीदा, फिर कुछ पे करे, फिर कुछ सामान खरीदा, फिर साल खत्म हो गया, तो साल के आखिर में पता लगा 11,300 अभी भी रहते हैं जो तुमने पे करने हैं। बेटा बात समझ आती है सबको? ये बात समझ आती है सही से? आगे अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, ये ट्रेड पेबल्स एसेट्स है या लायबिलिटीज? ट्रेड पेबल्स कौन होते हैं? लायबिलिटीज होती है। अच्छा, अगर एक और बात पूछ लूं, और डेप्थ में चला जाऊं, करंट है या नॉन करंट? करंट लायबिलिटीज है। सही, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको भी लायबिलिटीज ट्रीट कर लेंगे, ये भी हमारी लायबिलिटीज है, इनको हाथ लगाने से करंट लगता है, करंट। अच्छा, उसके बाद फिर आपको क्या दिया हुआ है? फिक्सेस एंड फिटिंग। अगर आप फिक्सेस एंड फिटिंग्स देखो तो ओपनिंग कितना है? 7,500, क्लोजिंग कितना है? 9,000। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, अक्सर और बेशतर एग्जामिनर जो है आपका, वो नॉन करंट एसेट को लेके उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन के हवाले से साइलेंस रहता है। कभी कभी बोल देता है कि डेप्रिशिएट हो रहा है, कभी कभी साइलेंस रहता है, तो आपने खुद मालूम करना होता है वेदर दिस नॉन करंट एसेट इज डेप्रिशिएटिंग और नॉट। सही है, यानी ये डेप्रिशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, इन शॉर्ट, हर नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट होता है सिवाय
किसके? लैंड के। तो ये भी तो लैंड तो नहीं है ना, ये कौन है? ये क्या नजर आ रहा है? फिक्चर एंड फिटिंग्स, ये चीजें जो रखी थी ऐसी चीजें ही है ना, ये डेप्रिशिएट होती होगी उसूलन, तो आपका दिमाग चलना चाहिए। अब आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप ये देखिए कि आपके पास साल के शुरू में कितने के पड़े हुए हैं? 7500 के। ऐसे ही बता दूं, फिर अकाउंट बना के सिखाऊंगा, लेकिन आप पहले लॉजिकली समझ लो ना बात। 7500 रुपए के साल के शुरू में पड़े हुए थे भाई। पता ये लगा कि साल के दौरान इन्होंने 3500 रुपए के मजीद खरीद किए, खरीदे या नहीं खरीदे? ऐसा हुआ था। तो क्या कर देंगे इसमें? 3500 ऐड कर देंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास टोटल फिक्चर फिटिंग हो कितने गए थे 2000? कितने? 11,000। डन, 11,000 हो गए थे, लेकिन क्लोजिंग में बचे कितने के? 9,900 के। तो बाकी कहाँ गायब हो गए? डेप्रिशिएट। कितना डेप्रिशिएट हो गए? 2001। तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एग्जामिनर खामोश रहेगा, लेकिन ये हम लॉजिकली 1100 आ रहा है, 1100। तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एग्जामिनर साइलेंट रहता है, तो उसकी खामोशी आपने खुद तोड़नी होगी। कोई ये नहीं बोलेगा इतना परसेंट डेप्रिसिएट उतना परसेंट डेप्रिसिएट हर सवाल। अगर साइलेंट है तो आपने खुद मालूम करना है। खुद मालूम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। साल के शुरू में कितने थे मजीद खरीदे तो कितने हो गए, और साल के आखिर में कितने बच गए, पता लग गई डेप्रिसिएशन। इसको अकाउंट बना के सिखाऊंगा, लेकिन लॉजिकली तो पहले बात को समझ लो कि हो क्या रहा है, कहानी क्या चल रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है, यही तो है। आखिर में आंसर यही आना है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आता है? अच्छा जी, अब आगे वो आपसे क्या बोलता है? आगे वो आपसे कुछ कैलकुलेशन करता है। नंबर 1 बोलता है कैलकुलेट टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2006। तो सबसे पहले तुमसे क्या बोल रहा है? टोटल सेल्स और टोटल परचेज। देखो अब याद रखना, एसएलसीए से कौन सी सेल्स पता लगती है? सिर्फ क्रेडिट सेल। पीएलसीए से क्या पता लगती है? सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। तो फिर कैश को बाद में उसमें ऐड करना होगा, उसके बिना टोटल नहीं पता लगेगी। टोटल मांगी, कौन सी मांगी है? टोटल। टोटल सेल्स का मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल परचेजेस मतलब क्रेडिट परचेजेस प्लस कैश परचेजेस, राइट? अब क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स कहां से मिलेंगी? एसएलसीए पीएलसीए बना लेते हैं, और उसके बाद फिर उनकी टोटल निकालने के लिए उसमें कैश को बाद में ऐड कर देंगे। चले आए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं ये 70। बिल्कुल नहीं है ये इस लेवल कॉन्सेप्ट से। आपको सिंगल हैंडेड जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप ए लेवल से सारे सवाल कर सकते हैं। बच्चे से ओ लेवल के सवाल सॉल्व नहीं हो रहे होते, लेकिन आपसे सारे सवाल होंगे, गारंटी है। सही, गारंटी है, गारंटी। मैं आपसे खुद दूंगा सवाल, आप बोलो तो हो गया। सही। अच्छा आगे सुनो। सबसे पहले बनाते ऐसे। अच्छा आप लोग क्या करें, इस क्वेश्चन की अपने सेल फोन के अंदर पिक्चर खींचने, क्योंकि आपकी बुक में तो मौजूद होगा नहीं। ठीक हो गया? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, मोबाइल फोन निकालो और ये स्क्रीन की पिक्चर ले लो, या मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, पहले हाफ ले लो फिर हाफ। सही? ठीक है, क्लियर है? सबके पास आ गई है? साफ आई है ना पिक्चर सबके पास? चलो अब स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाना है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल। अच्छा ये अकाउंट होता किन क्या है, किन लोगों का अकाउंट होता है ये? सेल्स लेजर सेल्स के टी अकाउंट को नहीं कहते, सेल्स लेजर ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को कहते हैं। और ट्रेड और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तमाम ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट को एक जगह मिलाते हैं, तो उसको कंट्रोल अकाउंट कह दिया जाता है। यानी जितने भी ट्रेड रिसीवेबल होंगे, मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी, सबको ऐड कर लो, एक जगह कंट्रोल हो रहे हैं ये सारे, तो उसको हम कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी कि तमाम कस्टमर्स का एक अकाउंट। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस पीडी। मेरा बेटा बैलेंस पीडी हमें कहां से पता लगेगा? ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस। पीडी किसको कहते हैं? ओपनिंग को। ओपनिंग कितने का था? देख लो सामने लिखा हुआ है तुम्हारे, 16,600 का था, तो पीडी बैलेंस मेंशन कर देंगे 16,600। 500 है, ओके 5। ठीक है बेटा, ये हो गया, ये बात समझ आई।
उसके बाद फिर तुम अगर आगे देखो तो तुम्हारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है 18,200 का, तो बैलेंस शीट ही रिकॉर्ड कर लो। बैलेंस शीट कितने का है? हम्म, देखो बेटा मैंने लिख लिया, बीडी भी लिख लिया, सी भी लिख लिया, क्लियर यहाँ तक? 18,200, 18,200। अच्छा अब आपको ये बात पता है ये अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? अब आपको ये क्लियर होना चाहिए ना, सिंगल एंट्री के अंदर ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है? कंट्रोल अकाउंट का जब टॉपिक पढ़ते थे तो ये अकाउंट इसलिए बनाते थे कि ताकि तुम अपना कैरेट डाउन बैलेंस कैलकुलेट कर सकते। तो सिंगल एंट्री में तो कैरेट डाउन ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ होता है। हाँ, इस अकाउंट को बना के क्या चीज कैलकुलेट की जाती है? मिसिंग फिगर। और मिसिंग फिगर क्या होती है? क्रेडिट सेल्स पता लगेगी यहाँ से, तो हम यहाँ से जो मालूम करने वाले हैं मिसिंग फिगर वो होगी हमारी क्रेडिट सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज बना रहे हैं तो इसका मकसद क्या है। जिंदगी का मकसद नहीं पता हमें, लेकिन इसका मकसद तो पता होना चाहिए ना कि इसको बनाने का क्या मकसद है। हाँ अच्छा जी, आगे सुन। आगे वो आपको बोलता है कि अब आपने ये देखना कि आपने अपने कस्टमर से कितना पैसा रिसीव करा। तो कितना पैसा रिसीव करा? 81,200 बैंक अकाउंट में लिखा हुआ था सबसे पहले। हाँ 80/200 आपने रिसीव करा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे रिसीट 21,200। अगर मैं सही देख रहा हूँ 80/200 यार, ये थोड़ा सा जरा ये स्टिक का जोर ना दिमाग पे भी पड़ रहा है। अच्छा जी कितना था दोबारा भूल गया, 80/2। ठीक है। अच्छा अब इस कंट्रोल अकाउंट में और क्या चीजें आती है? सेल रिटर्न आती है या नहीं है सवाल में? नहीं है। डिस्काउंट अलाउड आता है या नहीं है सवाल में? सर डिस्काउंट तो था लेकिन वो रिसीव था, है ना? ये देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो सब सवाल के अंदर, डिस्काउंट तो था लेकिन रिसीव था सर, तो वो भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो वो तो पीएलसी से ताल्लुक बनाता है। और क्या है सर? सेल रिटर्न आती है, डिस्काउंट अलाउड आता है, वेटेड आता है। वेटेड है, वेटेड रिकॉर्ड कर दें कितने का? 600 का। और क्या आता है? क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आता है इस अकाउंट में? नहीं आता। याद रखिएगा मैंने जब लेक्चर दिया था तो उसमें वार्निंग करके, आपको जो वीडियो लेक्चर था उसमें वार्निंग करके लिखवाया था कि ये मत लिखना दो चीजें, कंट्रोल अकाउंट में दो चीजें कभी मत लिखना। मरो, फिर जिंदा हो, फिर मर के फिर दोबारा जिंदा हो, तब भी मत लिखना। क्या चीज है? कैश सेल्स एंड प्रोविजन फॉर डाउट। ये दो चीजें कभी रिकॉर्ड मत करना है इस अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये अकाउंट कस्टमर्स का अकाउंट है, क्रेडिट कस्टमर, उधार के कस्टमर। समझ गए? अच्छा तो अब हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका, अगर तुम्हारी एक्स फिगर उस साइड पे है तो पहले ऑपोजिट साइड का टोटल कर लोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि इन तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड करोगे। क्या चीज? और ये चीज जो है जो डेबिट साइड का अमाउंट लिखी हुई है इसको माइनस कर दोगे, तो कितना आ रहा है? 88। ये बेटा तुम्हारे पास क्या आया है? 88,900। देख लो भाई अगर गलत आ रहा है। 80, फिर से बताओ 80। ठीक हो गया, ये आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो ये लिख लो, बात खत्म हो गई। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन हमें तो एग्जामिनर ने बोला था कि क्या निकालना है, क्रेडिट सेल या टोटल सेल? टोटल सेल। अब टोटल सेल मालूम करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि आपको कैश सेल हुई थी या नहीं हुई। तो अगर तुम बैंक अकाउंट को देखो तो बैंक अकाउंट की कैश सेल की साइड में मिलेंगी, डेबिट साइड में मिलेंगी ना, क्योंकि पैसा आया। तो ये देखो कितना लिखा हुआ है, 22,600। ये क्या है? कैश सेल्स है। अब क्या करेंगे बेटा? देखो क्रेडिट सेल्स के अंदर देखो भाई कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल को शो करेंगे, टोटल सेल्स इज इक्वल टू, पहले क्रेडिट सेल्स लिखते हैं 83,500 प्लस कैश सेल्स जो कि कितने की है मेरा बेटा? 22,600। तो वो लिख दो, अब ऐड करो 106। अब ये जो है तुम्हारी, ये वो टोटल सेल्स है जो तुम इनकम स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड करोगे। सही है? इनकम स्टेटमेंट टोटल रिकॉर्ड होती है ना, इनकम स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ क्रेडिट या सिर्फ कैश तो रिकॉर्ड नहीं होती ना बेटा, तो टोटल रिकॉर्ड करेंगे। आगे आइए, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसला नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला था बनाने को, बताओ? पीएलसी तो आओ ना, पीएलसी बनाते हैं, क्या मसला है?
चलो मेरा बेटा, अब हम बनाएंगे परचेज लेजर कंट्रोल। परचेज लेजर कहते हैं किसको? ऐसे परचेज लेजर किसको कहते हैं? परचेजेस के टी अकाउंट को या सप्लायर के टी अकाउंट को? सप्लायर के टी अकाउंट को। परचेजेस के टी अकाउंट को परचेज लेजर नहीं कहते थे, ये रोज बोलता हूँ मैं हर क्लास में जब पढ़ाता हूँ, बेसिक से लेके आज तक, क्योंकि बच्चे को यही नहीं समझा पाता, कोई तो बात ही नहीं है। अब सुनो आगे, ये परचेज लेजर यानी कि सप्लायर के अकाउंट को कहा जाता है, तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट किसको कहा जाएगा? तमाम सप्लायर के टी अकाउंट को परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहा जाएगा, यहाँ पे सबको कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा, अब इसकी नेचर क्या होती है? क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है, तो इसका बैलेंस किस साइड पे शो करेंगे? बैलेंस, बिल्कुल सही, पीडी क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस शो कर देंगे। अब ये बैलेंस कहां से मिलेगा मुझे? आज यहीं पे दिया हुआ था, ट्रेड पेबल्स का बैलेंस था ना बेटा, 15,800 और 11,300, तो ये 15,800 लिखते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बैलेंस, पीडी आ जाएगा, वो कितना है? 11,300। अब इस अकाउंट को बनाने का मकसद क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। इस अकाउंट को बनाने का मकसद क्या? क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करनी है, तो क्रेडिट परचेज किधर से कैलकुलेट होगी? क्रेडिट साइड से, यही से होगी ना, मिसिंग फिगर यहीं से कैलकुलेट होगी ना। तो मकसद पहले से बना लिया करो, ये दो लाइनें बनाता हूं ना, ये मकसद है, सही। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट परचेजेस। यार मुझे ये बताओ कि अब और क्या क्या चीजें चाहिए? पेमेंट्स, आपने जो पेमेंट्स करी है सप्लायर को, वो कहां से पता लगेगी? पेमेंट, पैसा दिया, पैसा है, तो पैसा कहां से दोगे? बैंक से दोगे, तो फौरन बैंक अकाउंट पे भागते हुए आओगे और बैंक अकाउंट को देखोगे कि ट्रेड पेबल्स कितना दिया हुआ है? 43,600, यानी कि इतना पेमेंट कर दिया। हाँ सही है। अच्छा भाई, तो ये लिख देंगे 43,600। उसके बाद फिर अगली चीज और क्या आता है सर? परचेज रिटर्न आता है? नहीं है सवाल में। सर डिस्काउंट रिसीव आता है? लिख दें, क्योंकि सवाल के अंदर मौजूद है डिस्काउंट रिसीव। भाई कितना है? 850 था, नहीं 250 नहीं था, 850 हो गया। और याद करो, जब हम लोग ये बात 850 वाली बात पढ़ रहे थे, तो इसके आगे मैंने बताया था कि ये रिलेट करता है किससे? पीएलसीए से। तो आज उसको रिकॉर्ड कर देंगे, तो रिकॉर्ड कर देंगे कितना भाई? 850। अब आपने ऑपोजिट साइड कैलकुलेट करनी है ना, तो आप क्या करेंगे? पहले आप पहले कैलकुलेशन के अंदर दिस प्लस दिस प्लस दिस, और ऑपोजिट साइड पे कौन सी अमाउंट है? माइनस दिस इज इक्वल टू क्रेडिट परचेजेस। कितनी आ रही है? 3995। अब लोग कैलकुलेट कर लो, देखो गलती ना कर रहे हो। बात समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? कोई टेंशन नहीं है? हाँ सही है। आगे चलो, क्या सवाल के अंदर कैश परचेजेस गिवन थी? कैसे पता लगेगा? नहीं, कहां से पता लगेगा ये सोचा करो ना फौरन से। बैंक अकाउंट से, क्योंकि यार कैश परचेजेस, कैश का ताल्लुक है। तो क्या बैंक अकाउंट में कहीं पे भी क्रेडिट साइड पे आपने कोई कैश परचेजेस करी नहीं है? कोई पेमेंट करी है? इसका मतलब जितनी भी परचेजेस हुई है सारी की सारी किस पे हुई नहीं अभी तक? उधार पे। इसका मतलब जितनी भी परचेजेस आपके पास यहाँ पे आई हैं, पीएलसीए में यही आपकी टोटल परचेजेस बन जाएंगी। बात समझ आती है? सही है। 39950, क्योंकि अगर कैश परचेजेस ना गिवन हो तो अज्यूम इट कि जितनी भी क्रेडिट परचेजेस है वो सारी की सारी टोटल ही परचेजेस है। जो बात है, आप समझ आती है? राइट। तो ये हम लोगों ने दो काम तो कर लिए, इस नाम से ये बोला था। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है, होता है प्रिपेयर। अब जरा सुनिएगा, और यहाँ पे मैं आपको बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगा और बहुत मजे वाली चीजें काम करेंगे। शुरू की तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, कुछ नए कॉन्सेप्ट। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट आपको बनाने आ गई थी, हम उससे अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तक आप बड़े पक्के हो चुके थे निकालना, ये सारी चीजें ग्रॉस प्रॉफिट तक आप अब भी निकाल सकते हो इस सवाल का। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस सवाल को देखते हुए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, तो कोई मसला? सेल्स पता है, परचेज पता है, ओपनिंग इन्वेंटरी पता है, क्लोजिंग इन्वेंटरी पता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो अब मसला ही नहीं है। आगे की बात करेंगे और आगे की चीजों के ऊपर सोचेंगे। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट जल्दी जल्दी से 1 मिनट में निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, चलो
इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे 2 कॉलम्स पे, ठीक है, लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट। दो टॉपिक का वादा किया था कि 2 टॉपिक अगर आपके पक्के हो गए तो आपकी अकाउंट पक्की हो जाएगी, एक सस्पेंस अकाउंट, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन, और एक सिंगल एंट्री। अगर ये 2 टॉपिक तुम्हें सही से समझ आ गए ना, जैसे सस्पेंस अकाउंट मैंने बहुत रगड़ दिया था, सिंगल एंट्री भी उतना ही रगड़ूंगा। बस ये 2 टॉपिक होगा, उसके बाद फिर आप बोलोगे सर अकाउंटिंग बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, घर पे ही पढ़, गारंटी। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ये अकाउंट्स बनते किस तरीके से, इसमें देखना क्या क्या होता है। सब में अकाउंट्स ही बनाने आगे, एनपीओ पढ़ लो अकाउंट्स बनाने, बेनिफिट पढ़ लो अकाउंट्स बनाने, कंपनीज पढ़ लो, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें ज्यादा उसके अंदर है, लेकिन बाकी ओवरऑल आपका ऐसे ही। और ये पढ़ने की वजह से आपका जो पिछला पार्ट है, जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है, वो भी आपका पक्का हो गया कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, पार्टनरशिप में इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कैसे करेंगे, क्या अप्रूव्ड है, क्या प्रीपेड है, किस तरीके से करेंगे। सही है। अच्छा जी, आप सुनिएगा जरा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा सेल्स। तो टोटल सेल्स बताओ कितनी थी, अब बताते जाओ वैल्यू। 106100। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा मेरा बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले क्या चीज आएगी, ओपनिंग इन्वेंटरी। हाँ भाई, ओपनिंग इन्वेंटरी सवाल में गिवन है। अच्छा क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग इन्वेंटरी ना गिवन हो, ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ओपनिंग इन्वेंटरी को आपको दे दे, सही है। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी ना दी, तो हम लोगों ने एक सवाल किया भी था लास्ट क्लास के अंदर, लेकिन अभी आगे उस टाइप के और बहुत सवाल आएंगे, इसमें क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं होगी, कभी मार्कअप मार्जिन से निकालोगे, कभी मिसिंग से बनाओगे, बहुत कुछ होने वाला है अभी आगे से। अच्छा जी, आगे अगर आप देखें तो आपको ओपनिंग इन्वेंटरी कितने की गिवन है, आवाजों इन्वेंटरी देखिए 15800 नजर आ गई सबको, चलो भाई लिख लो 15800। उसके बाद मेरा बेटा फिर परचेजेस लिखेंगे। भाई परचेजेस कितनी है, अभी कैलकुलेट करके आए थे 3,399। यार एक चीज बताओ, हम लोग ने एक चीज मिस करी है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हम लोगों ने, ये 250 वाली जो ड्राइंग है, इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करा। चलो एक काम कर लेते हैं, अब हम इस एडजस्टमेंट को ओवरलुक कर गए थे, तो पूरे सवाल के अंदर इस एडजस्टमेंट को ओवरलुक रखते हैं, सही है, यानी कि इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये था ही नहीं ऑन दी वेरी फर्स्ट, सवाल में नहीं था तो बात ही खत्म हो गई, सवाल बैलेंस होगा फिर। अगर मैं कोई चीज को पूरे तरीके से भी ओवरलुक कर दूं तो एरर और ओमिशन, एरर और ओमिशन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करेगा, बस वो कर दिया, सही है। तो इस वजह से अब तो दोबारा से पीछे नहीं जा रहे, अगले क्वेश्चन में दोबारा करते हैं, कोई टेंशन। अच्छा जी, तो अब क्लोजिंग इन्वेंटरी डायरेक्टली लिख देते हैं लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी। अच्छा जी, क्लोजिंग इन्वेंटरी अगर हम देखें तो कितने की गिवन है, 17,200 की, तो 17,200 लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, बेटा बताओ कितनी आ रही है, 15,800 प्लस 3,9950 माइनस 17,200। 38,550 कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सेल्स को माइनस करते तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस कितना। यहाँ तक बात समझ आ गई, ये सबने लिख लिया मेरे साथ साथ यहाँ तक। अच्छा फिर क्या करते थे, अगर कोई इनकम हो तो उनको ऐड कर दिया करते थे नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में, वही आज भी कर दो। कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे लिखोगे ऐड, कोई थी अदर इनकम, कौन सी, अदर इनकम रिकॉर्ड करेंगे, और अदर इनकम के अंदर हम रिकॉर्ड कर देंगे डिस्काउंट। अच्छा जी, कितने का था, 250 का था, चलो ऐड कर दो इसको, तो बताओ आंसर कितना हो गया, हाँ 850 का था, तो टोटल आंसर बताओ ना कितना आ गया, 7,550 प्लस 850, 6,8
400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेस करेंगे, लेस ऑपरेटिंग। याद रखिएगा इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। चलिए ये बता दें कौन से एक्सपेंस होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होते। फाइनेंस कॉस्ट और टैक्सेशन, ये दो ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होते हैं। फाइनेंस कॉस्ट और टैक्सेशन ये इसके बाद कैलकुलेट किए जाते हैं और इसके बाद रिकॉर्ड। क्लियर, ये हमेशा पेपर में भी ऐसे ही करना, वरना भूल जाओगे एग्जाम जो है वहां। अच्छा जी आगे सुनिएगा जरा। सबसे पहले एक्सपेंसेस के बारे में जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में ब्रेक कर दीजिएगा, पहले कैश एक्सपेंसेस और फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस। अगर हम अब देखें, अगर अब हम देखें तो हमारे एक्सपेंसेस सबसे पहले बैंक अकाउंट में आ गए और यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा है, रेंट एंड रिपेयर। अब इसको लिखने का तरीका पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहले कैश लिख रहा हूँ ना, तो कैश कहाँ से पता लगेंगे, बैंक अकाउंट से। हाँ ऐसा ही है। अब ये मुझे रेंट एंड रिपेयर कितने का गिवन है, 8100 का गिवन है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आऊंगा और डायरेक्टली लिख दूंगा रेंट एंड रिपेयर। अभी सुनो करना कैसे, पेपर में आप बैठे हुए और आप आए और आपने यहाँ पे आके लिख दिया रेंट एंड रिपेयर। अब तुम ये देखोगे जो रेंट एंड रिपेयर 8100 का है, क्या इस रेंट एंड रेट से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन सवाल में मौजूद है या नहीं है। तो अगर हम देखें तो रेंट एंड रेट हमें क्या दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है। हाँ जी दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब जब भी किसी भी अकाउंट से रिलेटेड दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन सवाल में मौजूद हो तो उसका टी अकाउंट बना दिया करो। किसी भी अकाउंट से रिलेटेड दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो उसका टी अकाउंट बना दिया करो। फॉर एग्जांपल इसका ओपनिंग मौजूद है, इंफॉर्मेशन 1। क्या इसका क्लोजिंग मौजूद है, इंफॉर्मेशन 2। क्या इसकी कोई फिगर बैंक अकाउंट के अंदर भी मौजूद है, इंफॉर्मेशन नंबर 3। इफ you find any account with more than 2 information, create the T account of that specific account। आपने ये करना सिंपल। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में ये अब क्लियर हो गया कि रेंट एंड रिपेयर का टी अकाउंट बनाया जाएगा। आगे ना ऐसे ही। अब इसको बनाएंगे किस तरीके से आप बोले, हमें ये बात पता है, मानिएगा ये सारी बातें आपको पहले से पता होंगी, आप सुनते रहिए। हमें ये बात पता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, सुनते जाइएगा इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो शक्लों में होते हैं। नंबर 1 अक्रूड एक्सपेंस, नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंस। मानते हैं ये बात या नहीं मानते। हमारी जो इनकम्स होती है वो भी दो शक्लों में ही होती है। एक नंबर 1 अरियर्स इनकम या अक्रूड इनकम, और एक एडवांस इनकम या प्रीपेड इनकम। इनकम के बारे में जब इनकम अक्रूड होना तो ज्यादा बेहतर लफ्ज है अरियर्स का लफ्ज इस्तेमाल करना। क्या लफ्ज इस्तेमाल करना, अरियर्स का लफ्ज इस्तेमाल करना जब इनकम अक्रूड हो। जब एक्सपेंस अक्रूड है तो अक्रूड एक्सपेंस बोल सकते हो, और इनकम अगर अक्रूड है तो अरियर्स इन इनकम या इनकम इन अरियर्स बोल सकते हो। बात समझ आइए। तो अरियर्स का टर्म या अक्रूड का टर्म दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है इनकम के साथ, लेकिन एक्सपेंस के साथ अरियर्स की टर्म इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ठीक है, इसको एरियर्स भी पढ़ सकते हैं लेकिन अरियर्स इज द बेटर। राइट। अच्छा जी अब सुनिएगा बात को। क्या आप ये बात जानते हैं कि जो अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं, सुनिएगा बात को, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्या आप ये बात जानते हैं जो अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके करंट लायबिलिटीज होते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके करंट एसेट्स होते हैं। मानते हैं या नहीं मानते ये बात को। अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्या आप ये बात मानते हैं कि अगर आपकी इनकम अरियर्स हो तो वो आपका एसेट है। क्योंकि इनकम अरियर्स मतलब पैसा लेना है। हाँ सर्विसेज प्रोवाइड करती, इनकम लेनी है, रिसीवेबल है तो एसेट बन गया। हाँ जी, अब क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये करंट एसेट है।
आगे ना। और क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी प्रीपेड इनकम होती है वो मेरी करंट लायबिलिटी होती है। प्रीपेड इनकम करंट लायबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि मैंने किसी से एडवांस में पैसा लिया हुआ है। आप स्कूल में जो एडवांस में पैसा जमा कराते हो, तो जब तक वो पूरा मंथ आपको पढ़ा नहीं दें या पूरे 2 मंथ जब तक वो आपको पढ़ा नहीं दे, तब तक वो पैसा उनके लिए लायबिलिटी होता है। क्योंकि जब तक वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो लायबिलिटी है। आप स्कूल छोड़ के चले जाओ, वो पैसा वापस नहीं देगा आपको, सही है, वो उसका दीन ईमान है, लेकिन वो थी लायबिलिटी, वो था उधार। क्योंकि आपने एडवांस में पैसा दिया होता ना यार। किस काम का पैसा दिया था? पढ़ाने का। नहीं पढ़ाया तो वो पैसे वापस होने चाहिए। बात समझ आती है? अच्छा, आगे सुने जरा। तो ये इतना कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया कि अक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और प्रीपेड इनकम होती क्या चीज है बेसिकली। क्लियर? अच्छा, फर्ज करो, फर्ज करो मैं आपसे अगर इतनी सी बात पूछूं कि करंट एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट नेचर या क्रेडिट नेचर? करंट लायबिलिटी की नेचर क्या होती है? करंट एसेट की नेचर अगेन डेबिट नेचर, करंट लायबिलिटी की नेचर अगेन क्रेडिट नेचर। ये भी बच्चों वाली बात है, मैं आपको सिर्फ बेसिक से ऊपर लेके आ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। मैंने एक दिन बोला था कि बेसिक्स पढ़ा दिए, अब हर चीज सिर्फ बेसिक से रिलेट करूंगा, हर चीज डबल एंट्री से रिलेट करूंगा और यही आगे जाके हर एक टर्म पढ़ाऊंगा ए टू लेवल। बात समझ आती है? अब सुनो जरा। फर्ज करो मुझे किसी एक्सपेंस का अकाउंट बनाना पड़ रहा, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, सही है। अब वो एक्सपेंस आप समझ लो रेंट एंड रेट, हीट एंड लाइट, अब आप इसमें जो चाहे फिट कर सकते हैं ऊपर हेडिंग में, कोई भी खर्चा हो सकता है। मुझे इसका टी अकाउंट बनाना है। अच्छा, अब मकसद पता होना चाहिए इस अकाउंट को बनाने का मकसद क्या है। इस अकाउंट को बना के आप ये मालूम करना चाहोगे कि मेरा कितना एक्सपेंस हुआ है जो मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करूं। ये अकाउंट बना के क्या मालूम करोगे कि मेरा कितना खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेंट का अकाउंट होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेंट का अकाउंट होता, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट होता, तो ये अकाउंट बना के मैं क्या मालूम करना चाहता, मकसद क्या होता, ये मालूम किया जाए कि इनकम स्टेटमेंट में कितना रेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। अब सोचो क्या बना रहे हैं, सवाल में क्या बना रहे थे हम लोग? इनकम स्टेटमेंट। मकसद पे पहुंचो पहले, मकसद क्या है तो कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि चक्कर क्या चल रहा है। हाँ, मकसद क्या था कि यार अब रेंट एंड रिपेयर्स है, तो ये रेंट एंड रिपेयर इनकम स्टेटमेंट में कितना रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हमने देखा कि किसी भी अकाउंट से रिलेटेड दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो उसका अकाउंट बना दो। अब अगर एक्सपेंस से रिलेटेड दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो एक्सपेंस का अकाउंट बन जाएगा। मानते हैं ये बात? अब सुनो, ये अकाउंट बनेगा तो किस तरीके? सबसे बैलेंस, अच्छा आप सुने बात को भाई, मैंने आपको बताया था एक्सपेंस प्रीपेड होता है, तो वो क्या होता है, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी? करंट एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो बीडी बैलेंस किधर बनाया? डेबिट में बना, उसका सीडी किधर बनेगा, उसकी ऑपोजिट साइड। बात समझ आती है? अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा एक्सपेंस सवाल में प्रीपेड दिया हुआ, अक्रूड भी तो दे सकता है। तो अक्रूड एक्सपेंस का बीडी बैलेंस कहां बनेगा? ऑपोजिट साइड पे बैलेंस फीड। ये आ गया आपका अक्रूड, और इसका सीडी किधर बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा बैलेंस सीडी अक्रूड। बात समझ आई? अच्छा, अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन आप कौन सी रिकॉर्ड करते हैं? बैंक से रिलेटेड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक डबल एंट्री, एक ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ, मुझे डबल एंट्री बताता हूँ। सुनो ट्रांजैक्शन सुनो। पेड रेंट $1000, डबल एंट्री बताओ। पेड रेंट $1000 बाय कैश, रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। मैं बोलता हूँ पेड रेंट बाय चेक $1000, एंट्री क्या बनेगी? रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से? ये एंट्री बना रहे हो सब लोग, यही बना रहे हो, तो पक्की हो गई ये वाली बात। तो भाई ये तो आपको सबको आता है।
अगर मैं रेंट का टी अकाउंट बना रहा होता तो रेंट क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो बैंक के साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द डेबिट साइड, और इसकी ऑपोजिट साइड से मैं मालूम कर जाऊंगा कि मैंने इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस रेंट का रिकॉर्ड करना है। बात समझे? अब जब हम लोग की वर्कशॉप चल रही थी तो वर्कशॉप के दौरान मैंने इसी अकाउंट को एक शॉर्ट तरीके से बनवाया था। मैंने आप लोगों से बोला था कि एक टर्म है, अगर आप उस टर्म को इस्तेमाल कर लें तो ये अकाउंट आपसे 2 सेकंड में बन जाएगा। आपको एक्सपेंस का अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है, आप कुछ भी नहीं करें, आप एक टी बना। क्या कर लें? एक टी बना। और उस टी बनाने के बाद उस टी के ऊपर ये एक्सपेंस का बता दूंगा, एक टी बना लें। और टी बनाने के बाद आप कुछ इस तरीके से लिख लें, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं पाप, पी ए ए टी, और बैंक इस साइड पर रिकॉर्ड कर लें तो आपको इनकम स्टेटमेंट की फिगर पता लग जाएगी। बात समझ आई? तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीपेड लिखा हुआ है तो पी, अक्रूड लिखा हुआ है तो ए, अक्रूड लिखा हुआ है यहाँ पे तो ए, और प्रीपेड लिखा हुआ है यहाँ पे तो पी। तो ये क्या टर्म बन रही है? वही पाप टर्म बन रही है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि अब आपका मॉक था, मुझे एक दिन पहले पढ़ाना है, मैं आपको वो करूंगा, बट इस टाइम मैं आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ प्रीपेड का, क्या होता क्या है। आखिर में आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, पी ए पी करके अकाउंट बना हुआ है, देखो पी ए पी, बैंक उधर आया, ऑपोजिट अकाउंट से वैल्यू बना। बात समझ आ रही है? सही है। तो अब इसको छोटा करके बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ा दें, लेकिन वो उस टाइम पे तो जाहिर सी बात है फेल रहे होते हैं, ऐसा ही होता है। तो आप लोगों से नहीं बोलते, तो जाहिर सी बात है वो टाइम अलग होता है, लेकिन अभी तो हम कॉन्सेप्चुअली चीज को देख रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअली तो आपको अलग समझना पड़ेगा, लेकिन हो यही रहा है। क्लियर? अच्छा, फर्ज करो मैं आपको इनकम का अकाउंट बना, अब मैं आपको एक इनकम का अकाउंट सिखा देता हूँ, यहाँ पे मांगा नहीं है सिंगल एंट्री में, बट आगे जाके आपको काम आ ही जाएगा एनपीओ में। तो अगर हम अब इनकम का अकाउंट बनाना चाहें तो अब इनकम के बारे में आप ऊपर इंफॉर्मेशन देखते जाएं और बात समझते हैं। बैलेंस, सॉरी, इनकम। अब इनकम कोई भी हो सकती है, रेंट इनकम हो सकती है, कमीशन इनकम हो सकती है, कोई भी इनकम हो सकती है ना आपके बिजनेस की। अच्छा, अब इनकम का जब तुम अकाउंट बनाओगे तो इनकम भी 2 टाइप की पड़ी, अरियर्स और प्रीपेड, 2 ही टाइप की इनकम्स पड़ी है। अच्छा, अब अगर इनकम इन अरियर्स हो तो इनकम इन अरियर्स क्या होती है, एसेट या लायबिलिटी? एसेट। तो एसेट का बीडी किधर बनना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस बीडी, और इसको बोल देंगे आरियर। अगर बीडी आरियर्स का इधर आ रहा है तो सीडी किधर आएगा, बैलेंस सीडी। अच्छा, इनकम प्रीपेड ही हो सकती है, लेकिन प्रीपेड इनकम के बारे में क्या बताया, स्कूल को जब तुम एडवांस में पैसे देते हो वो स्कूल की लाइबिलिटी है, तो एडवांस इनकम एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है, डेबिट क्रेडिट। तो प्रीपेड इनकम्स का बीडी बैलेंस किधर बनेगा, ऑन द क्रेडिट साइड, यानी कि बैलेंस बीडी प्रीपेड। एडवांस प्रीपेड एक ही बात होती है, बीडी इधर है तो सीडी का बन जाएगा बैलेंस सीडी। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, एक नॉर्मल सी ट्रांजैक्शन अगर मैं आपको दूं कि भाई रिसीव रेंट बाय चेक $1000, रिसीव रेंट बाय चेक $1000, एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट और रेंट क्रेडिट 1000 से, यही एंट्री बनेगी। तो अगर आप इनकम का अकाउंट बना रहे होंगे तो बैंक किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ऑपोजिट यानी क्रेडिट साइड के ऊपर, और इनकम स्टेटमेंट की फिगर आपको कहां से पता लगेगी, इनकम के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड से, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में कितनी इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। अब इस अकाउंट को बनाने के लिए इसकी अगर आपने शॉर्ट टर्म सोच के बनानी है तो इसकी शॉर्ट टर्म बनती है आपा, ए पी पी और ए, ठीक है। तो इधर हम क्या टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, आपा। तो एक्सपेंसेस के लिए अक्सर ये आपको याद रखने के लिए आसानी करेगी कि आप पी ए पी टर्म यूज करके एक्सपेंस का अकाउंट बना लेंगे, और आपा पी ए की टर्म यूज करके आप आपा का अकाउंट बना लेंगे। अब अक्सर बच्चा भूल जाता है कि सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आपा का अकाउंट एक्सपेंस का अकाउंट होता था या इनकम का अकाउंट होता था, या पाप का अकाउंट एक्सपेंस का होता था या इनकम का होता था। तो आप इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्सपेंस कर
करना और पाप करना दोनों ही एक बुरी बात है, तो इससे दोनों बातें आपस में रिलेट कर जाएंगी, तो पाप और एक्सपेंस का काम देखो क्या, तो आप दैट सी बातें वो अच्छी होती है, पैसे देती है तो एकदम सही, ऐसे सोच सकते हो कुछ भी। चलो सही, तो हम आगे बात करते हैं और अब देखते हैं, अब हमारे रेंट एंड रिपेयर एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, रेंट एंड रिपेयर एक्सपेंस, अब सुनो जरा, रेंट एंड रिपेयर एक्सपेंस ये इस वजह से नहीं चलाया हुआ क्योंकि ये पाप है, समझ रहे हो, ये क्यों बंद है, आपको चलाना पाप है भाई, एक्सपेंस है ना, सही है, बात समझ आई। अच्छा जी सुने, अच्छा अगर मुझे रेंट एंड रिपेयर का अकाउंट बनाना है बेटा, आप जरा देखना, रेंट एंड रिपेयर, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टर्म लिख लूंगा पी ए ए पी, ठीक हो गई बात। अब मैं ये देखूंगा कि इसका एक्सपेंस का अकाउंट है तो बैंक की साइड पे आएगा यहाँ पे, और इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, उसके ऑपोजिट साइड पे, ये अकाउंट बनेगा, अकाउंट तो बन गया। अब मैं ये देखूंगा रेंट एंड रिपेयर से रिलेटेड अकाउंट्स गिवन है या प्रीपेड गिवन है। अब आप देखें रेंट एंड रेट से रिलेटेड क्या गिवन है, 550 और 700 का प्रीपेड, तो 550 और 700 रिकॉर्ड कर लें पी की जगह पे, 550 एंड 700। बैंक की वैल्यू बैंक से पता लग जाएगी, यानी इंफॉर्मेशन नंबर 3 8100, तो वो रिकॉर्ड करने 8100। अब आपने जिस साइड पे निकालनी है वैल्यू, तो उसकी ऑपोजिट साइड को ऐड कर लें, यानी कि दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कितना किया है, 7,950। तो ये यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आप स्टेट अवे लिख दीजिए 7,950। मैंने एक और बात जिंदगी भर आपसे क्लासों में करी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है आपसे, कि जितने भी सीडी बैलेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं एट दी एंड, जितने भी सीडी बैलेंसेस होते हैं वो सारे के आखिर में कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाए, बैलेंस शीट में। हमेशा जिंदगी का कोई भी अकाउंट, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी कैपिटल, कोई अकाउंट, उसका जो भी सीडी बैलेंस होगा वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे भी एक सीडी बैलेंस कितना है, 700। अब सवाल ये उठता है ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाएगा, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन कहाँ, हाँ जी, क्या है ये, प्रीपेड एक्सपेंस है या प्रीपेड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट कहाँ रिकॉर्ड करोगे, अदर रिसीवेबल्स में, बात समझ आती है, अदर अदर रिसीवेबल्स में रिकॉर्ड करोगे ना करंट एसेट में, और का रिकॉर्ड, सही है, बात समझ, अभी आगे जाके बैलेंस शीट में दोबारा ये बात बताऊंगा, लेकिन याद रखना यार, जिंदगी में जितने सीडी बैलेंस होंगे ना किसी भी डी अकाउंट के साथ बैलेंस शीट में जाते, भले वो किसी भी अकाउंट का हो, इनकम एक्सपेंस लायबिलिटी कैपिटल कुछ भी हो, सही है, एसेट कुछ भी हो, वो बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किया। अच्छा जी, तो ये पहला एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा एक्सपेंस मैंने देखा तो हीटिंग एंड लाइटिंग। अब हीटिंग एंड लाइटिंग के बारे में क्या है, यहाँ पे हम आएंगे और लिखेंगे, आप बिल्कुल ऐसे ही करना पेपर, हीटिंग एंड लाइटिंग। मेरा बेटा मुझे ये बताओ कि हीटिंग एंड लाइटिंग लिखने से पहले मैं अपने हाथ रोक लूंगा पेपर, हाथ रोक लिए, और अब मैं ये देखूंगा क्या हीटिंग एंड लाइटिंग से रिलेटेड ओपनिंग क्लोजिंग इंफॉर्मेशन मौजूद है या नहीं है, देखो है या नहीं है, नहीं है। जैसे ही मैंने देखा कि हीटिंग एंड लाइटिंग से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, फौरन से मैं दोबारा अपने हाथ छोड़ूंगा और उसको डायरेक्टली लाके यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगा, हीटिंग एंड लाइटिंग कितने का था, 5800। क्लियर हो गया। फिर मैं अगले एक्सपेंस पे आऊंगा। अगला एक्सपेंस अगर आप देखो तो क्या दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी। अब वेजेस एंड सैलरीज के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा और लिखूंगा वेजेस एंड सैलरी। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, सुनना बताओ, क्या वेजेस एंड सैलरीज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो क्या इंफॉर्मेशन नंबर 1, इंफॉर्मेशन नंबर 2 और इंफॉर्मेशन नंबर 3, तीन इंफॉर्मेशन हो गई, क्या कर दूंगा, डी अकाउंट बनेगा, तो बना देते, वेजेस एंड सैलरीज का डी अकाउंट बनाते हैं।
पेजेस P और बैंक की वैल्यू इधर और यहाँ से इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू पता नहीं। क्या सर ये अकाउंट बना के शो करना जरूरी होंगे? सिंगल एंट्री के टॉपिक में ये बना के शो करना जरूरी नहीं है, लेकिन वर्किंग में आप जरूर इनको बनाओगे ताकि आपका आंसर परफेक्ट आए। बात समझ आई? हाँ, जब एक और टॉपिक आता है जिसका एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट्स बनवाएगा वो आपसे अलग से, तब आप इन अकाउंट्स को प्रॉपर वे बनाओगे, बीडीसीडी लिख के, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया कि प्रॉपर वे के अंदर बीडीसीडी लिख के कैसे बनेगा। बात समझ आई? तो ये एक टॉपिक है पूरा, अप्रूवल एंड प्रीपेमेंट या अप्रूवल एंड प्रीपेड, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये पूरा एक टॉपिक है, बनेगा ये तो सिंगल एंट्री के साथ पढ़। अच्छा जी, आगे सुनिएगा जरा। अब मुझे ये बताओ कि वेजेस अक्रूड है या प्रीपेड है? देखो भाई, 600 और 850 की अक्रूड है, तो ए के सामने लिख दो 600 और ए के सामने लिख दो 850। ठीक हो गया। अब बैंक की वैल्यू कितनी है? 22,800, यही है 22,800, तो रिकॉर्ड कर दो 22,800। इनकम स्टेटमेंट में कितना रिकॉर्ड होगा बताओ? हाँ भाई, कैलकुलेट करो, इनकम स्टेटमेंट में कितना रिकॉर्ड होगा? 23050 लिख दो, 23050। सवाल ये उठता है कि सर आपने बताया हर सीडी बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा, तो क्या ये भी एक सीडी बैलेंस है 850? क्या ये भी बैलेंस शीट में जाएगा? हाँ जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में तो कहीं भी जा सकता है, तो किधर जाना चाहिए? करंट एसेट में या करंट लायबिलिटीज में? हाँ जी, करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि अक्रूड एक्सपेंस है। क्लियर हो गई बात आपको यहाँ तक? अब आगे आ जाए, अगला एक्सपेंस देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जनरल एक्सपेंस। अब जनरल एक्सपेंस को लिखने से पहले मैं देखूंगा क्या इससे रिलेटेड ओपनिंग क्लोजिंग है। तो इसका मतलब क्या, एक, दो और तीन इंफॉर्मेशन हो गई, इसका मतलब इसका भी टी अकाउंट बन जाएगा। तो आओ जनरल एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाओ। अच्छा, टी अकाउंट वैसे ही बनेगा सबका एक जैसा, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जनरल एक्सपेंसेस पी ए। अब बताओ अक्रूड गिवन है या प्रीपेड गिवन है? अक्रूड कितने? देखिए जी, 500 और 700 अक्रूड गिवन है, तो 500 ए के सामने, 700 ए के सामने। अच्छा, कभी कभी हो सकता है ओपनिंग अक्रूड क्लोजिंग प्रीपेड गिवन हो सकता है कि ओपनिंग अक्रूड और क्लोजिंग प्रीपेड गिवन हो, तो 500 इधर आ जाता, और अगर प्रीपेड 700 होता तो इधर पी के सामने लिखते थे क्लोजिंग। भाई ये हो सकता है, जरूरी नहीं है दोनों अक्रूड हो, जरूरी नहीं है दोनों प्रीपेड हो सकता है एक अक्रूड एक प्रीपेड हो सकता है, कोई बात। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी बैंक की वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट। तो भाई बैंक की वैल्यू देखो, तो कितनी है? 7,900। 7,900 प्लस 700 माइनस 500 कितना आया? 80,100। तो ये हम लिख देंगे जनरल एक्सपेंसेस 8100। क्लियर होती है यहाँ तक बात? हाँ, ये बात समझ आती है। आगे सुनो। अब अगर हम देखें तो और कोई एक्सपेंस यहाँ पे है कैश से रिलेटेड? नहीं, और कोई एक्सपेंस तो नहीं है ना कैश से रिलेटेड, जो थे वो हमने लिख लिए। कौन कौन से थे? रेंट एंड रिपेयर लिखा हुआ है, हीट एंड लाइट लिखा हुआ है, वेजेस लिखा हुआ है, जनरल एक्सपेंस लिखा हुआ है। लेकिन सवाल के अंदर हिडन एक्सपेंसेस भी होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। वो बैंक अकाउंट से नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक फर्नीचर आया था, या फिर आप यहाँ पे अगर आगे देखें तो आपने एक फर्नीचर लिया था या फर्नीचर पहले से रखा हुआ था, ये नॉन करंट एसेट है, तो इसकी डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे की जाएगी सिंगल एंट्री के टॉपिक। आप एक अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट को हम नाम देते हैं, जरा सुनिएगा। एक अकाउंट बनाएंगे और उसको हम नाम देते हैं नेट बुक वैल्यू का अकाउंट। अब नेट बुक वैल्यू अकाउंट किसका बन रहा है? फिक्सर्स एंड फिटिंग्स का, फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उनकी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू लिखेंगे, बैलेंस पीडी, ये आप फॉर्मेट बनाएंगे अपने साथ साथ ही। और उसके बाद आप लिखेंगे बैलेंस पीडी ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि एसेट। अच्छा, याद रखिएगा बीडी बैलेंस भी नेट बुक वैल्यू, सीडी बैलेंस भी नेट बुक वैल्यू। अब ये मत पूछना कि नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, डेप्रिसिएशन पढ़ के आए हो, कॉस्ट माइनस पीएमटी नेट बुक वैल्यू। बिल्कुल डन। अच्छा, अब अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट खरीदा है तो उसका एडिशन बैंक, सॉरी इधर एडिशन लिख देते हैं, वो रिकॉर्ड करोगे।
ठीक हो गई बात। और अब ये जो एडिशन रिकॉर्ड करोगे, एडिशन की कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे या नेट बुक वैल्यू रिकॉर्ड करोगे? ये तुमने एसेट खरीदा है ना, इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे या नेट बुक वैल्यू रिकॉर्ड करोगे? मैंने एक बात बताई थी कभी जिंदगी में आप लोगों को, लेकिन आप लोग जाहिर सी बात है आपकी जिंदगी में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है तो आप वो वाली बात भूल गए, लेकिन कोई बात दोबारा से। मैंने आप लोगों से बोला था कि जिस साल आप एसेट खरीदते हो उस साल उस एसेट की कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड इवेंचुअली नेट बुक वैल्यू भी कर रहे हो। ठीक हो गई जी। उसके बाद अगर तुमने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेच दिया, सवाल में एग्जामिनर ने बोला कि वह एसेट बिका भी, डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन डिस्पोजल की क्या चीज रिकॉर्ड करेंगे? उसकी नेट बुक वैल्यू। अकाउंट किसका बन रहा है? ऊपर हेडिंग देखो, नेट बुक वैल्यू। तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू, जो आया उसकी नेट बुक वैल्यू, जो गया उसकी नेट बुक वैल्यू। बात समझ आई? उसके बाद इस अकाउंट से आपको जो लास्ट एंड फाइनल फिगर मिलेगी, जो बैलेंसिंग फिगर आपकी होगी, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब फॉर एग्जांपल जो हम पिछला क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी अगर हमें फिक्स्ड एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बना लेते। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि आपकी जो फिक्स्ड एंड फिटिंग्स है उसका जो नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनेगा, ओपनिंग कितना दिया हुआ है फिक्स्ड एंड फिटिंग्स? देखिए फिक्स्ड एंड फिटिंग्स ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 7,500। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 9,900। तो लिखे 7,500। ये क्या आ गया? बैलेंस पीडी। और क्या था? 9,900। ये क्या आ गया आपके पास? बैलेंस पीडी। क्या आपने कोई ऐसे खरीदा? कितने का खरीदा? 3,500। 3,500। 3,500। कोई ऐसे डिस्पोज करा? नहीं हुआ सवाल में डिस्पोज। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ जी, कितनी आ रही है? 1100 आ जाएगी। और हम लोगों ने जब पीछे वर्किंग करते हुए भी कैलकुलेट करी थी तो डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट करी थी? ये देखो, तो ये था बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ, पीछे जो म्यूजिक था वो ये चल रहा था, लेकिन बनेगा क्या? अकाउंट। कभी कभी जरूर बोलते थे प्रिपेयर नेट बुक वैल्यू अकाउंट। तो नेट बुक वैल्यू अकाउंट कैसे बनाओगे? ये इसलिए बनाओगे। नेट बुक वैल्यू अकाउंट तुम्हें बताता है क्या? या तो एसेट की क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू बताएगा या उसमें कोई मिसिंग फिगर बताएगा। तो सिंगल एंट्री के अंदर वो जो मिसिंग फिगर आपको बताता है वो क्या बताता है? डेप्रिसिएशन बताता है। तो नेट बुक वैल्यू अकाउंट बना के तुम क्या चीज कैलकुलेट करते हो? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे आगे लिख देंगे डेप्रिसिएशन। नॉन कैश एक्सपेंसेस को अलग अलग शो करूंगा। डेप्रिसिएशन, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कितने की आई मेरा बेटा? 1,100 रुपए। फिर उसके बाद अगला एक और एक्सपेंस था जो कि था बेड डेट्स। बेड डेट्स कितने का था? 600 रुपए का था। वो रिकॉर्ड कर लेंगे। सर ये बेड डेट अचानक कहाँ से आ गया? तो भाई सवाल के अंदर ही गिवन था कौन सा? एडजस्टमेंट नंबर 1। ठीक है, 2 जो थी वो, सॉरी 3 जो थी हम लोगों ने वो इग्नोर करी थी। ये सवाल में सही है, ये इग्नोर्ड है। सही है ना? ये वाली बात इग्नोर कर दी थी क्योंकि हमने एसएससी वगैरह बनाते हुए इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लाए थे। तो मैंने बोला क्या दोबारा करेंगे, तो आगे ये बात तो आ रही है। उधर भी तो रिकॉर्ड करते हैं ये क्या चीज। हाँ, लेकिन फिर हम लोगों ने बोला कि अभी इसको इग्नोर करो, कोई टेंशन कोई फर्क नहीं। अच्छा भाई, अब हम लोगों ने सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए, कुछ भी नहीं बचा, सब हो गया। तो अब एक्सपेंसेस का टोटल निकाल लो। चलो भाई, सारे एक्सपेंसेस का टोटल निकाल लो। और सवाल के अंदर इंटरेस्ट वगैरह था नहीं, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट ही आएगा। बताओ कितना आ रहा है? ये एक्सपेंसेस है 466। ठीक है, और नेट प्रॉफिट? हाँ, तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। याद है, देख लें इसको गौर से। ये नीचे इसके वर्किंग के अकाउंट कुछ मैंने बना के दिखाए हुए, देखिए आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी अकाउंट्स क्यों बने थे। सही है, तो ये अकाउंट्स कब बनते हैं? बताओ और इसका जवाब दो फॉर्म से। ये अकाउंट कब बनते हैं? जब किसी भी अकाउंट से रिलेटेड 2 से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो अकाउंट बना।
अच्छा मुझे बात बताओ, क्या मैंने जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है क्या उस अकाउंट से भी रिलेटेड दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन थी या नहीं थी? बीडीसीडी और खरीदा, 3 अकाउंट बन गया। बात समझ आई? क्लियर है? अच्छा भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट फेज के ऊपर जाएंगे और हमारा जो नेक्स्ट फेज होगा वो हमारा होगा जो हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, चलो किया ना वो भी। आज छोटी क्लास होती है ना इस वजह से। अभी वो बात करते हैं क्लास की टाइमिंग्स की ना, एक तो करवा दो थोड़ा सा रहता है। अब ये बैलेंस शीट बनाना तो बड़ा ही अच्छा वाला था, अच्छा वाला काम है ये, कुछ भी नहीं भाई, ये कुछ भी नहीं, इसमें कोई मसला नहीं। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, आपको बैलेंस शीट बनाने से पहले एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको ओपनिंग कैपिटल पता होना चाहिए आपके बिजनेस का कितना है। नहीं भी पता तो जब जब जरूरत आएगी ना तब करवा दूंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट। बेटा कैपिटल होता ही क्या है, एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस। तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, इसमें इतना क्या सोचना है। मतलब कभी कभी बेसिक पे रह के तो देखो जिंदगी के, जो बेसिक की क्लासेस थी सिर्फ उन पे रहो ना, पूरी अकाउंटिंग हो जाएगी जिंदगी में। मसला ये होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, होता है ये तो बच्चों वाली चीज है और जिंदगी भर वही आपको खाती रहती है। बात समझ आई? सिंपल रूल है, मैं आपको बता चुका, आप बस समझो इस बात। अच्छा सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, मैं 2 कॉलम के अंदर ही बैलेंस शीट को सम अप कर देता हूँ। वैसे अगर कंप्लीट क्वेश्चन होता तो हम 3 कॉलम पे बता, लेकिन चले अच्छा भाई अब जरा देखो, सबसे पहले हमारे पास नॉन करेंट एसेट पूरे सवाल में एक ही था, क्या था? तो यहाँ पे हम लिखते हैं नॉन करंट फिक्स्ड एंड फिटिंग्स। फिक्स्ड एंड फिटिंग्स। अच्छा ये जो फिक्स्ड फिटिंग्स है इसकी डायरेक्टली आप मुझे क्लोजिंग वैल्यू देख के बता दो कितनी है बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है साल के आखिर में, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन ली जाएगी वो सारी कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे देखो तो कितना दिया हुआ है, 18,200। तो ये लाए और यहाँ पे लाके लिखते हैं 18,200। अब बच्चा पता है गलती कहाँ करता है, वो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करता है, वो इस वैल्यू में से क्या करता है 18,200 में से डेप्रिसिएशन ही माइनस कर देता है। हालांकि अगर आप नोटिस करें तो ये रहा अकाउंट, जो भी है मैंने कोई गलत वैल्यू देखी 9,900 है वैसे यहाँ देख के जो मुझे नजर आ रही है, तो 9,900 ये 9,900। अब बच्चा क्या करता है इस 9,900 में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता है, हालांकि वो गलत है क्योंकि 9,900 आया ही कब था, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये वैल्यू बनी ना, सीडी बैलेंस ये बना था, तो बच्चा ये गलती कर देता है। तो बच्चा तो बच्चा है, तो अब उसको सिखाने के लिए दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू बेटा यही बनता है। सही है, कैलकुलेटर में इस्तेमाल कर दो, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू यही बनता है, तो उसको दोबारा डेप्रिशिएट नहीं करना, जो सीडी बैलेंस है वो एडजस्टेड है, इसमें एडजस्टमेंट हुई भी है। तो उठाएं और यहाँ पे लाके लिखते हैं 9,900। ठीक है, उसके बाद एक ही नॉन करंट एसेट था सवाल में, अब हम लिखते हैं करंट एसेट। चलो भाई जल्दी जल्दी से बनाना करंट एसेट। करंट एसेट सबसे पहले क्या आ जाएंगे, सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी सवाल में क्या है, वो डायरेक्ट लिख देते हैं 70 200। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स सवाल में गिवन है, बताएं भाई कितने के गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स। ये रहे बैलेंस शीट के अंदर, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया और क्लोजिंग इन्वेंटरी हमने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद फिर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करेंगे 18,200 के, ठीक है, तो ये 18,200 लिखते हैं, 18,200। फिर उसके बाद आगे आ जाए तो फिर क्या चीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स मेंशन कर लिए 18,200 के, यहाँ तक बात समझ आई। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब देखो, अब हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे अदर रिसीवेबल्स। भाई अदर रिसीवेबल्स के अंदर क्या चीजें आती थी याद करो, अक्रूड इनकम्स आती है जो कि सवाल में है नहीं, एंड
प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या सवाल में है? चले आए देखते हैं कौन कौन से थे। हम लोगों ने यहाँ पे टी अकाउंट बनाए थे वैसे, तो हम टी अकाउंट से भी देख सकते हैं। तो अगर आप ये एक्सपेंस देखें, रेंट एंड रिपेयर 700 रुपए का, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस है। और कोई एक्सपेंस है जो प्रीपेड है? यार ये पता नहीं क्यों स्टक कर गया दोबारा से। अच्छा जी, तो अगर आप देखें तो इसके देखने के दो तरीके, या तो जो आपने टी अकाउंट बनाए हुए हो, ये जो नीचे टी अकाउंट बने हुए, इनसे आपको प्रीपेड पता लग जाएंगे और अप्रूव्ड पता लग जाएंगे। अगर ऐसे नहीं पता करने तो आप क्वेश्चन पे चले जाओगे, और क्वेश्चन पे जाने के बाद आप ये देखोगे कि आपके पास जो रेंट एंड रेट्स है, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 700 का, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये प्रीपेड है या अक्रूड है? तो ये एसेट बन गया। और कोई एक्सपेंस है जो प्रीपेड है इसके अलावा? नहीं है, तो डायरेक्टली बस यहाँ और यहाँ पे लाके 700 रुपए मेंशन कर दो। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर अगली चीज आप क्या लिखोगे? बैंक का बैलेंस। लेकिन हमें ये बात याद है कि जो बैंक था वो साल के आखिर में भी क्या हो गया? याद करें, साल के आखिर में भी क्या हो गया था? ये देखो ना, क्या हो गया था ये साल के आखिर में? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? करंट लायबिलिटीज के अंदर रिकॉर्ड करोगे। बात समझ आ रही है इस वैल्यू को? कि करंट एसेट नहीं है अब, तो इसका मतलब करंट एसेट टोटल होगा, तो टोटल कर लो। हाँ भाई, कर दो 72 18 200 700, कितना आ रहा है? 26 100 के अंदर नॉन करंट एसेट को ऐड कर दो तो टोटल एसेट्स पता लग जाएंगे। बेटा बताओ जल्दी जल्दी, टोटल एसेट 36,000 ये आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, अदर, वो सॉरी, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। अच्छा, अब सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। भाई ये ओपनिंग कैपिटल ना, याद रखिएगा, सवाल में हमेशा दिया हुआ नहीं होता। ये ओपनिंग कैपिटल के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। अब ये कैसे करोगे? आप क्या करेंगे? आप एक सिंपल एक टी अकाउंट बनाएंगे। आप एक सिंपल सा टी अकाउंट बनाएंगे और आप क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा काम कर लेंगे, तमाम एसेट्स एक साइड पे लिख लेंगे और तमाम लायबिलिटीज एक साइड पे लिख क्या? कौन सा? ठीक हो गया। चलो, अब आप सवाल के अंदर देखते जाओ और कैलकुलेट करते जाओ। सबसे पहले हमें एसेट्स मालूम कर रहे हैं, ओपनिंग। तो अब क्या मैंने ये सारी चीजें लिखी भी थी कि कौन से एसेट्स है और कौन सी लायबिलिटीज है? देख लो यहाँ पे, क्या सारी लिखी नहीं है एसेट्स और लायबिलिटीज? अच्छा, एक ऐसी एसेट या एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो इस इंफॉर्मेशन में कभी नहीं। अब सुनिएगा बात को, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, और यहीं पे हर बच्चा गलती करता है और मुझे पता होता है ये गलती करेगा, मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, आंसर नहीं आता, बोलता पूरा पेपर गलत किया होगा जब उसको यही कॉन्सेप्ट याद। एक ऐसा एसेट या एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो इस वाली इंफॉर्मेशन में कभी मौजूद नहीं है। कौन सी? बैंक जो आपको गिवन होता है, बैंक जो आपको गिवन होता है वो यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है। हालांकि क्या ओपनिंग बैंक नहीं है तुम्हारे पास? है या नहीं? अब सवाल ये उठता है कि ये एसेट है या लायबिलिटी है? तो ये आपके कैलकुलेटर में -2900 लिखा जाएगा। सही है। फिर आप लिखेंगे प्लस 16500 प्लस 15800 प्लस 550 -600 -500 -15800 और प्लस 7500। तो तुम्हें कैपिटल पता लग जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल पता लग जाएगा। अब गलती से इतना बड़ा भड़ मत मार देना कि तुम लोग बैंक का बैलेंस 2900 के बजाय 2000 ले। भाई ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग फिगर्स चाहिए, तो ओपनिंग बैंक का बैलेंस चाहिए और वो कितना है? 2900। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते, 2900 का एक बैलेंस है। उसके बाद फिर और क्या क्या है यहाँ पे बता दो मुझे। 16500 का एक एसेट है। फिर उसके बाद बता दो मुझे क्या है? 15,800 और 550। तो 15,800 550 और एक और भी एसेट मौजूद था आखिर में 7500। और लाइब्रेरीज के अंदर आपके पास तीन लाइब्रेरीज थी, 600 500 और 15,800। 600 500 और 15,800।
तो यहाँ से आपको एक सीडी बैलेंस पता है, वो सीडी बैलेंस कितना आ रहा है मुझे ये बताएं। हाँ भाई, ये सीडी बैलेंस आ जाएगा, कितना आ रहा है? 19,800। ये 19,800 क्या है आपका ओपनिंग कैपिटल का, बैलेंस शीट पे आओ और 19,800 लिख। याद रखिएगा हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आया? हाँ जी, नेट प्रॉफिट कितना आया था? नेट प्रॉफिट कितना था? क्या यार तुम लोग के पता नहीं कैलकुलेटर है क्या है, बहुत खराब। कितना आ रहा है? तो ये कितना था कैपिटल? इसी वजह से बोल रहा हूँ टी अकाउंट बनाओगे और इसको करोगे तो होगा। कैलकुलेटर में बच्चा पेपर में भी यही करता है, सवाल देख देख के कैलकुलेटर में अब्बू बना हुआ होता है और उसके बाद फिर उसके साथ जो होता है एग्जामिनर की तरफ से तो वो सारा उसका अब्बू बना निकल जाता है। सिंपल। ये आ रहा है 20, एक एक करके बता दो। हाँ 20,000, 20,500 सही है। ये आ रहा है तो ये लिख देते हैं भाई। आज 20,500 50। उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना आया था? 21,800। फिर उसके बाद हम लेस कर देंगे इसमें से इसकी ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग हम खाली एक ही कंसिडर कर रहे थे, कौन सी वाली ड्राइंग? कैश वाली। वो कितने की थी? 1,100 की थी, है ना? माइनस कर दो तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है? चलो ड्राइंग थी 11,200, 11,200 की थी, 11,200 की ड्राइंग। चलो भाई क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितना आ रहा है? तेज तेज कैलकुलेशन करा करो यार। हाँ 31,150। उसके बाद आप लिखेंगे कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो है नहीं सवाल में, तो करंट लायबिलिटीज मेंशन करोगे। तो करंट लायबिलिटीज लिख देते हैं, करंट लायबिलिटी। सबसे पहले ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का बताओ कितना गिवन है क्यों? 11। हाँ देख रहे हो ट्रेड पेबल की गिवन है ना, कितने? 11,300 गए हैं। तो ये आ गए 11,300। तो यार ये तो तुम्हारा बैलेंस तुम लोगों ने कुछ गलत निकाला, अभी से ऊपर जा रहा है 11,300। उसके बाद फिर अदर पेबल्स देख लो कितने? अदर पेबल, तो अदर पेबल मतलब कोई अक्रूड एक्सपेंसेस। तो अक्रूड एक्सपेंसेस हमारे पास कितने थे? एक हमारे पास था एक्सपेंस गोइंग का 850 का, और एक जर्नल वेजेस थी और एक जर्नल एक्सपेंस 850 और 700। ठीक है, दो थे 850 प्लस 700, ये दोनों अप्रूव थे। तो टोटल कितना हो गया ये? 1,550। 1,550। और उसके बाद फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था? 2,000 का था ना साल के आखिर में। चलो इन सबका टोटल का तो कितना आ रहा है? 17,200 है। ओके यस, इसको सही कर लेना है। क्लोजिंग इन्वेंटरी 17,200 है, तो अब कैलकुलेशन करो 17,200। तुम लोग भाई है ना, तुम लोग सवाल देख ही नहीं रहे होते हो तुम लोग, मेरा भी टाइम जाया कर रहा हूँ अपना भी कर। करंट एसेट का टोटल बताओ कितना आ रहा है? पहले 17,200 प्लस 18,200 प्लस 700, 36,100 प्लस 9,900 प्लस 9,900, इसमें कितना है? 46। अच्छा, और इसका 11,300 प्लस 15,500, सॉरी 1,550 और 2,000, टोटल कितना बना इनका? 14,800, 14,850 प्लस 3,150, 46,000। तो ये आपके पास आ गया टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक हो गया जी, ये बात समझ आई है? सही है।
तो ये इसको और से पहले आप लोग देख लें और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करी हैं और इसके अंदर अगर किसी भी वैल्यू के अंदर कोई इशू है तो वो